जी, डॉक्टर मदीहा। जी। जी, आज हम आपसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पर बात करना चाह रहे थे और सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है डॉक्टर मदीहा कि ये लोग इस पर क्यों नहीं बात करना चाहते? ये टॉपिक कंट्रोवर्शियल क्यों है? मतलब मेरे भी यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें से बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि ये मत करिए, ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा या ये हो जाएगा। लोग क्यों नहीं बात करना चाहते? इसके पीछे क्या कारण है? मेरा ख़्याल है कि कंट्रोवर्शियल तो है लेकिन कॉमन भी बहुत है और जब से मेरा ख़्याल है जब से शादी का मैरिज का इंस्टीट्यूशन शुरू हुआ है उस वक़्त से ही इन्फिडेलिटी या जो चीटिंग है जिसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहते हैं या इसको क्लैंडनस्टाइन एडल्ट्री भी बोला जाता है, ये उस वक़्त से जब से शादी आई है तब से ये भी हो रहा है। और मेरा ख़्याल है कि इसको फ़ेस करना और इससे डील करना, इससे कैसे डील करना है बहुत ज़रूरी है। तो जी, जो लोग फ़ेस नहीं करना चाहते हैं वो ज़ाहिर है कि रियलिटी को फ़ेस करना बहुत मुश्किल है, शायद उनमें हौसला नहीं है, हिम्मत नहीं है या शायद कुछ लोगों को ये भी लगता है कि अगर वो इसको फ़ेस कर लेंगे, फ़ेस करने का या इस पे बात करेंगे, बात करने का मतलब है इसको एक्सेप्ट करना। तो मेरा ख़्याल है कि बात करना भी ज़रूरी है और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ हमारे सोसाइटीज़ में, माशरों में हो रही है। बेशक ये इंडिया हो या पाकिस्तान हो या दुनिया की कोई भी जगह हो, यहाँ पे ये एडल्ट्री ये कुछ होता है और इसके पीछे बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अब वक़्त है कि हम इन चीज़ों के बारे में बात करें। जी, बिल्कुल सही। तो डॉक्टर मदीहा आपकी राय में कौन से फैक्टर्स हैं? अ, क्यों लोग इन चाहे वो फीमेल हो या मेल हो तो क्यों पड़ते हैं इस चक्कर में जबकि अपनी अपनी जो अपनी ज़िंदगी में अपने पार्टनर के साथ, अपनी बीवी के या हस्बैंड के साथ वो बहुत खुशी-खुशी रह रहे होते हैं। तो कौन-सी ऐसी कारण होते हैं कि वो ऐसा करने के लिए अ अ, चल जाते हैं? काफ़ी रीज़न्स हैं। एक तो पर्सनैलिटी इश्यू भी हो सकता है कि कुछ लोग मोनोगैमस नहीं होते। मोनोगैमस का मतलब है कि आप एक शख़्स के साथ एक वक़्त में रहें। तो कुछ लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा सफोकेटिंग होता है कि वो एक ही शख़्स के साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुज़ार लें। ये बाय जी, नेचर है, कुछ लोग बाय नेचर मोनोगैमस नहीं होते और उनको ये मेरा ख़्याल है कि क्योंकि सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती कि आप मल्टीपल लोगों के साथ एक रिश्ता बनाएँ, तो ऐसे लोग मजबूरन शादी कर लेते हैं, लेकिन फिर वो शादी में खुश नहीं रहते और फिर वो कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं या निकाल ही लेते हैं और इस तरीके से जो उनका पार्टनर होता है, वो उसको हर्ट करते हैं। तो मतलब इसमें शायद उनका कंट्रोल नहीं है, दे आर नॉट जी, मोनोगामस बाय नेचर, इसको पॉलीगैमस बोला जाता है, पोलिगमी। और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि जब आपकी लॉन्ग टर्म मैरिज हो तो मैरिज में वो स्पार्क नहीं रहता, लोगों में एक दूसरे का हर चीज़ की इंटीमेसी की एक शेल्फ लाइफ है कि आप एक वक़्त तक एक शख़्स में डीप इंटरेस्ट, ये पैशन जो है उसमें वो पैशन बरकरार रखें। लेकिन कुछ अरसे बाद रफ्ता-रफ्ता जो है आपका जो पैशन है वो नीचे चला जाता है और ये पैशन इट ऑल कम्स विद द हॉर्मोन्स। हमारी बॉडी की जो केमिस्ट्री है, जब शादी जी, के शुरू के साल होते हैं, आपने देखा होगा बहुत गर्मजोशी होती है, नया-नया रिश्ता होता है और आप बहुत पैशनेट किस्म का आपका लव होता है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता हर चीज़ ने अपने बेसलाइन पे आना है, चाहे वो आपके हॉर्मोन्स हो, उस हॉर्मोन की वज़ह से आप अपने बेसलाइन उसमें चले जाते हैं मूड पे और इसको बोलते हैं हेडोनिक एडेप्टेशन। तो जी, जो भी आपके लव हार्मोन्स हैं, डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, वो सारे नीचे हो जाते हैं और आप अपने नॉर्मल बेसलाइन पे आ जाते हैं। फिर ये होता है कि आपका पार्टनर आपके लिए एक रूटीन की चीज़ बन जाता है। अ, शायद आपको मोहब्बत अपने पार्टनर से हो लेकिन इंसान को चाहिए नॉवेल्टी, एक्साइटमेंट, इंटिमेसी इंटिमेसी और एक नई नई चीज़ चाहिए। उनको शादी भी चाहिए जिसमें प्रेडिक्टेबिलिटी है लेकिन उनको अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी चाहिए और उसकी अपनी एक एक्साइटमेंट है। आपको एक स्टेबल शादी भी चाहिए लेकिन आपको एक कोई ना कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो आपको एक्साइट करे, कोई मोटिवेट करे। तो इसके लिए लोग जी। बाहर अपना एक्साइटमेंट ढूँढते हैं ताकि वो उसी तरह से अपने आप को यूथफुल महसूस कर सकें या यंग महसूस कर सकें या देखेंगे
डू आई स्टिल गॉट इट, कि मेरे में अभी भी वो चीज़ है कि जो दूसरों को मेरी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ज़रूरी नहीं है कि चीटिंग के पीछे सिर्फ सेक्सुअल नीड्स ही हों, चीटिंग के पीछे इंटीमेसी की नीड्स भी हो सकती हैं। कुछ लोगों जी, को सेल्फ जो है वर्थ के इश्यूज होते हैं, सेल्फ इस्टीम के इशू होते हैं, उनकी सेल्फ इस्टीम बहुत लो होती है और उनको जी, वो वैलिडेशन जो है अपनी शादी में नहीं मिलती, अपनी बीवी से या अपने शौहर से नहीं मिलती, एप्रिसिएशन नहीं मिलती, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती। मतलब अगर एक बीवी है वो सारा दिन घर पे रहती है, जी, उसका शौहर शाम को आता है काम से और शौहर तो बाहर लोगों से, ख़वातीन से बात करके आ जाता है, उसको वैलिडेशन मिल जाती है, उसको पता चलता है कि अभी भी ख़वातीन मुझ में इंटरेस्ट लेती हैं और मे बी थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग भी कर लेता हो। लेकिन जो घर में रहने वाली खातून है उसको कोई एक्सपोज़र नहीं है, उसको उसको वो वैलिडेशन अपने सराउंडिंग्स में नहीं मिलती। शाम को घर भी शौहर भी घर आता है तो वो उससे उस पे प्यार की नज़र नहीं डालता और अगर वो तैयार भी हुई हो तो क्योंकि उसके लिए वो एक रूटीन की चीज़ बन चुकी होती है तो वो शौहर बीवी को कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देता। और जी, इंसान की ज़रूरत है कि उसको एक्नॉलेज किया जाए, उसको कॉम्प्लीमेंट्स दिए जाएँ, उससे प्यार प्यार से देखा जाए, उसे ये महसूस करवाया जाए कि वो भी उसकी वैल्यू है, वो भी डिज़ायरेबल है, वो भी एक्साइट करता है किसी को। तो ऐसे में ये खातून जब उसको अपने शौहर से वैलिडेशन नहीं मिलेगी तो वो वैलिडेशन बाहर सीक करेगी और कोई भी इंसान जो उसको थोड़ी-सी भी तवज्जो देगा वो उसकी तरफ चली जाएगी। उसमें देखेंगे इसमें सेक्सुअल नीड्स इतनी नहीं है लेकिन शी वाज़ लुकिंग फॉर वैलिडेशन या प्यार जो उसको अपने घर से नहीं मिल रहा था। अब मैं ये जो आपको फैक्टर्स बता रही हूँ मैं जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करी कि अडल्ट्री इज़ जस्टिफाएबल, बट आई एम जस्ट सेइंग कि व्हाई पीपल चीट। और जी, ये ज़रूरी नहीं है कि जो अपनी शादी में खुश नहीं है वही चीट करते हैं। स्टडीज़ ने शो किया है कि जो हैप्पी कपल्स हैं वो भी चीट करते हैं और इसमें मैं ये जो सारी वजहें बता रही हूँ वो आपको वजह अपने ज़हन में रखनी है। इसके अलावा जी, अब मॉडर्न ज़माना है, अब सोशल मीडिया का दौर है और इसकी वजह से अब हमारी एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर के साथ बहुत बढ़ गई हैं। अब हमें अपने पार्टनर में एक फ्रेंड भी चाहिए, एक लवर भी चाहिए, एक कॉन्फिडेंट भी चाहिए। हमें वो एक अच्छा ट्रैवल पार्टनर भी हो, वो हमारे साथ गेम्स भी करे, एक्टिविटीज़ भी करे। अब इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस एक शख्स से और बहुत जी, खूबसूरत भी हो, गुड लुकिंग भी हो, हमें वैलिडेट भी करे, हमें कॉम्प्लीमेंट्स भी दे। तो जो पहले ज़मानों में जब शादियाँ होती थी तो एक सिंपल सा रिश्ता होता था और बीवी से बस ये एक्सपेक्टेशन होती है बच्चे पैदा कर दे, शौहर से एक्सपेक्टेशन है वो कमा के ले आए और यूँ रिश्ता चलता था। लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से इतना एक्सपोज़र हो चुका है, आप नए कपल्स देखते हैं सोशल मीडिया पे, उनकी पिक्चर्स देखते हैं, दे आर डूइंग एक्टिविटीज़ टुगेदर और जब आप अपने पार्टनर में देखते हैं कि ये सब कुछ नहीं है तो आपको इनएडिक्वेसी फ़ील होती है कि शायद आई एम मिसिंग समथिंग और उस मिसिंग समथिंग को एक्सप्लोर करने के लिए भी लोग चीट करते हैं। तो ये हैं कुछ रीज़न्स जिनकी वजह से कपल्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का शिकार होते हैं और इनको ये दीज़ आर द रीज़न्स। जी। अ, डॉक्टर मदीहा जो हम वर्क प्लेसेस पर देखते हैं मतलब छोटे से फ़ायदे के लिए ऐसे कर लेना या फिर किसी भी तरह का अगर कोई स्टूडेंट है या टीचर है या बहुत सारे जो हम मूवीज़ में भी या रियल हमारी लाइफ में भी अब ऐसे इंसिडेंट्स हम देखते रहते हैं कि लोग छोटी-सी के लिए भी थोड़ा-सा किसी के लिए फ्लर्ट कर लेंगे या कोई वुमन है तो बॉस के साथ फ्लर्ट करके सब कुछ ईज़ी हो जाएगा, ईज़ी गोइंग हो जाएगा। इस ये तो फिर इसको क्या कहेंगे आप? ये तो मतलब के लिए किया गया है। या बिल्कुल इसको आप अब्यूज़ ऑफ पावर भी बोल सकते हैं कि अगर फीमेल है, बहुत अट्रैक्टिव है और शी हैज़ पावर ओवर हर बॉस क्योंकि शी इज़ यंग, शी इज़ एंड द बॉस इज़ प्रोबेबली मैरिड एंड हैज़ अ वाइफ एट होम और जो फैक्टर्स मैं आपको बता चुकी हूँ, शी डज़न्ट एक्साइट हिम एनीमोर एंड ही इज़ लूकिंग फॉर एक्साइटमेंट और इसमें जो लड़की है जो आप एम्प्लॉय कह रही हैं उसको भी फ़ायदा नज़र आता है कि शी कैन क्लाइंब अप द लैडर सो शी डज़ इट। तो ये तो अब इससे तो मोरालिटी डिपेंड्स करता है कि लोगों की मोरल कोड्स क्या हैं। आइडियली तो यही होना चाहिए कि जो
बाउंड्रीज हैं इस तरह की, वो रिस्पेक्ट पे हों और वो क्रॉस ना हों। दोनों पे फ़र्ज़ है कि बॉस पे भी और वो लड़की पे भी, कि अगर एक शख्स कमिटेड रिलेशनशिप में है तो इस तरह की ना की जाए। लेकिन ये जो मेल और फीमेल का जो वर्क प्लेस एथिक्स, तो यही कहते हैं। देखें, इसमें एथिक्स भी आ जाते हैं, इसमें आपके मोरल स्टैंडर्ड्स भी आ जाते हैं, इसके आपकी अपनी मोरालिटी और अखलाकियात जो हैं वो भी इसमें आ जाती हैं। तो आपको ये बाउंड्री सेट करनी है, अपने लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट करने हैं, तो यकीनन दे डेफिशिएंट इन अ सोसाइटी लाइक दैट, और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर लोग करते हैं तो ये बाउंड्रीज अपनी क्रॉस करते हैं, अपनी लिमिट्स को क्रॉस करते हैं, एंड इट शुड बी डिस्करेज्ड। जी। तो डॉक्टर साहब, जब आपने ये इस पर आपने देखा है, तो आपको क्या लगता है कि रूरल एरियाज़ में ये ज़्यादा होता है या अर्बन एरियाज़ में, या पढ़े-लिखे लोगों में या अनपढ़ लोगों में या थोड़े कम पढ़े-लिखे में, ऐसा कोई कैटेगरी वाइज़ भी है या जस्ट एवरीवन इज़ डूइंग द सेम थिंग्स? आई थिंक जो पाकिस्तान और इंडिया, मेरी इसमें इतनी रिसर्च नहीं है बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस टॉपिक, बट आई जस्ट हैव इंटरेस्ट इन टॉपिक्स लाइक दैट। सो कोई इतनी ऑथेंटिक रिसर्च तो हमारी सोसाइटी से नहीं आ सकती बिकॉज ऑफ द टैबू अराउंड इट। शेम है, गिल्ट है, men tend to boast about their extramarital relationships, उनके शायद, या हेड काउंट जिसको बोलते हैं कि किसने कितनी लड़कियां फंसाई हैं, मैन टेंड टू बोस्ट अबाउट इट। वो उसको एग्जैजरेट भी करते हैं, ज़्यादा बताते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इससे उनकी मर्दानगी का इम्प्रेशन पड़ता है बाकी मर्दों पर, शायद चाहे उसमें कोई हकीकत ना भी। और ख़वातीन इस तरह की चीज़ों को छुपाती हैं। तो ये जी, मुश्किल है आपको पता करना कि एग्जैक्ट नंबर्स क्या हैं एडल्ट्री के या इस तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के। लेकिन इसका मेरा नहीं ख्याल कि इसका एजुकेशन से कोई ताल्लुक है। आप देखेंगे कि जो अपर या एलीट क्लास है उसमें भी ऐसा सब चलता है, और उसमें शायद इसको माइंड इतना नहीं किया जाता। और जो लोअर मिडिल क्लास है या जो गांव में है उसमें तो ये बहुत कॉमन है। और उसमें जी, यही है कि क्योंकि बाउंड्रीज इतनी ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं है, और इस तरह की चीज़ों को बड़ा आम सा समझा जाता है। मैं समझती हूँ कि मोरालिटी जो है बेसिकली मिडिल क्लास का इशू है, और जिसको बोलते हैं मिडिल क्लास पार्टी। तो मिडिल क्लास जी, इज मोर होल्डिंग ऑन टू दीज वैल्यूज more strictly compared to other upper class and lower middle लोअर class, या urban versus जो आपके गांव में है। जी। जी, और लेडीज़, आपको क्या लगता है कि लेडीज़ इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं? वैसे तो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर है तो दोनों ही इक्वली है, मर्द भी और औरत भी, दोनों दोनों इक्वली हैं, तभी तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर हुआ है। अ, आपको क्या लगता है कि औरतें ज़्यादा इसमें आगे आके करती, इंटरेस्ट दिखाती हैं या मर्द? आई थिंक कि अगर आपके मोरल स्ट्रांग हैं तो आप, जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है तो आपने ब्लेम उसी शख्स को करना है जिससे आपका रिश्ता है। आप जो दूसरा जी, शख्स है जिससे आपका रिश्ता नहीं, आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते। अगर आपके हस्बैंड ने किया है ऐसा अफेयर, आपको पता चला है, तो आप जाके उस खातून से लड़ाई नहीं कर सकते। उस पे आपका कोई राइट नहीं है। आपका राइट आपके जिसके साथ आपका बंधन है, आपका सिर्फ राइट है कि आप उससे क्वेश्चन करें कि ये क्यों हुआ। तो इसमें यही देखना होगा कि कौन सा पार्टनर चीट कर रहा है, और आप उसी को ब्लेम करेंगे क्योंकि आपका कमिटमेंट उससे हुई थी। दूसरा शख्स आपकी किसी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपके इमोशंस का, या आपकी जो आपका हर्ट है, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। वही शख्स रिस्पॉन्सिबल है जिसका रिश्ता है आपके साथ। जी। और डॉक्टर मदीहा, जैसे आजकल इंटरनेट बहुत ज़्यादा है, जैसे किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं है, बट कई लोग ऑनलाइन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंडर ही आते हैं या वो बिल्कुल, कैसे? इसको आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या अडल्ट्री तो नहीं कहेंगे, लेकिन लाइट चीटिंग एक तरह से। आप चीटिंग तो है। किसी की जी, फेसबुक पे पिक्चर आप लाइक कर रहे हैं, या किसी के आप जाके फ्लर्टेशियस कमेंट्स छोड़ रहे हैं, तो दैट इज
काइंड ऑफ चीटिंग एंड एवरी रिलेशनशिप इज डिफरेंट. कुछ लोग इस चीज़ को बहुत माइंड करते हैं कि आपने एक सिंपल लाइक कर दिया फोटो को, कुछ लोग कमेंट करने को चीटिंग बोलेंगे, कुछ लोग टेक्स्ट जी, मैसेजिंग को चीटिंग बोलेंगे. तो हर रिलेशनशिप डिफरेंट है और कुछ लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. दे डोंट इवन पे अटेंशन कि उनका पार्टनर क्या कर रहा है, अनलेस के दे go out and have sex with somebody. सो ये रिलेशनशिप टू रिलेशनशिप डिफरेंट है. और मेरे ख्याल में जो रिलेशनशिप है आपका ट्रस्ट पे बेस्ड होता है. अगर आपका ट्रस्ट नहीं रहा तो रिलेशनशिप एक तरह से ख़त्म हो जाता है. तो रिलेशनशिप में ट्रस्ट की बड़ी इंपॉर्टेंस है और दोनों पार्टनर्स को इस चीज़ पे सेम पेज पे होना चाहिए कि दे ट्रस्ट ईच अदर एंड दे डोंट फूल अराउंड. लेकिन मैंने देखा है कि लोग आमतौर पे अपनी इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं और दे काइंड ऑफ गेट इन्वॉल्व इन दिस. और जब पार्टनर को पता चलता है तो बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है. जी। तो डॉक्टर मदीहा जैसे कैसे मतलब कि ये रेकन करे कोई भी औरत या मर्द, वैसे तो चलो बिहेवियर चेंज तो हो ही जाता है, बट अगर ऐसा कुछ होता है किसी के साथ तो कैसे डील करना चाहिए स्मूथ वे में, कि क्या करना चाहिए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो? बिल्कुल, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. सबसे पहले तो जब भी आपको किसी चीज़ से हर्ट महसूस होता है, आपको टाइम चाहिए उस चीज़ को प्रोसेस करने का. आप की जो स्टेजेस हैं, आपका ग्रीफ है, वो आपको स्टेजेस में जाएगा. आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा. पहले तो आप शॉक हो जाएँगे, नम हो जाएँगे इमोशनली. आपको गुस्सा आएगा, उसके बाद आपको ग्रीफ आएगा, आप डिप्रेशन आएगी, सैडनेस आएगी कि आई वाज़ लैकिंग समथिंग. आपकी अपनी सेल्फ एस्टीम के इश्यूज़ भी हो सकते हैं. और फिर जब ये सारे इमोशन से आप गुज़र जाएँ और आप एक्सेप्टेंस की तरफ आएँ कि हाँ, ये हो चुका है, नाउ व्हाट? तो उसके बाद डिपेंड करता है कि जो जो ऑफेंडर है, जिसने चीट किया है पहले, जी, वो उसका रवैया कैसा है? क्या वो इज़ ही हाउ इज़ ही टेकिंग इट? कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ढीठ हो जाते हैं, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते, डिनायल में चले जाते हैं कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया. तो ऐसे शख्स के साथ रिकंसाइल करना बहुत मुश्किल होता है, जिसको इस चीज़ का एहसास ही नहीं कि उसने आपको कितना हर्ट किया है. एक तो हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स is one thing, but not feeling bad about it or ashamed about it that you hurt the feelings, कि आपको feelings का ख्याल नहीं है. एक तो अगर वो इस तरह चीटिंग कर रहा है और उसमें पार्टनर को नहीं पता चलता, तो एटलीस्ट ही जी, इज नॉट hurting the partner. He's doing something fishy outside the marriage, but he's not. The partner doesn't know. Partner is not getting hurt. But once he has hurt the partner and he knows the मेरे पार्टनर को पता है और वो जी, हर्ट हुआ है, और अगर उसके बाद भी वो कोई गिल्ट या कोई ऐसी शर्मिंदगी ज़ाहिर नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि उसको अपने पार्टनर की फीलिंग्स का भी एहसास नहीं है. और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो दोबारा से इस तरह कुछ करेगा. तो इसमें आपके पार्टनर, उसमें उसको देखना है, शौहर को या बीवी को, कि डू दे वांट टू कीप ऑन गोइंग. क्योंकि जब तक कि जिस शख्स ने ऐसा अफेयर किया है या ही हैड एन एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स, उस शख्स को एहसास नहीं है, वो इसके बारे में बात नहीं करता और वो ये नहीं जी, कहता कि मुझसे गलती हुई है, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, या मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है इस बात पे, और मैंने मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है. जब तक कि वो ये एहसास नहीं दिलाएगा आपको, जो आमतौर पे देखा गया है कि जिस शख्स के साथ ये हुआ होता है, हर्ट हुआ होता है या धोखा आप इसको बोल लें, वो अ, उसको उस वक़्त तक वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता या उसको भुला नहीं सकता या माफ़ नहीं कर सकता, कि जब तक कि जिसने किया है, उसका रवैया ऐसा नहीं है. और ये भी स्टडीज़ में देखा गया है कि 95% जो लोग हैं, वो इस बात पे तो शर्मिंदा होते हैं कि उनके पार्टनर को पता चला, लेकिन वो इस बात पे जी, उनको वो इस बात पे उनको नहीं कोई परेशानी होती कि उन्होंने क्यों किया है. क्योंकि जब भी कोई शख्स ऐसे करता है, उसके पीछे उसकी कोई ना कोई वजह होती है या वो उस वजह बना लेता है अपने ज़हन में, उसको जस्टिफ़ाई कर लेता है. लेकिन उनको इस चीज़ पे ज़रूर दुःख होता है कि उनके पार्टनर को पता चला और पार्टनर हर्ट हुआ. जी।
जी। डॉक्टर मदीहा, प्राइवेट चैट अगर देख सकते हैं तो वहाँ पर श्वेता माशीवाल ने एक क्वेश्चन पूछा है। श्वेता माशीवाल, आप बोल नहीं सकते क्या? नहीं नहीं, आपने मैं बोल सकती हूँ, एक कॉल आ गया था एक्चुअली। हाय डॉक्टर ओके, मदिया, हाउ हैव यू बीन? Hello, how are you, Shweta? आई एम गुड, आई एम गुड। आई जस्ट वांटेड टू आस्क, जैसे कई बार आजकल इट्स बिकमिंग वेरी कॉमन एंड अ लॉट ऑफ पीपल आते हैं फॉर एडवाइजेस कि अगर ऐसे हुआ है और उनको डाउट है या वो श्योर भी है कि देयर पार्टनर इज गिल्टी ऑफ वन सच थिंग, और वो बोलते हैं कि क्या माफ कर देना चाहिए। ऑल्दो मेरा एडवाइस यही रहता है कि दे नो एंड दे अंडरस्टैंड देयर रिलेशनशिप बेटर। बट ये क्वेश्चन मुझे स्ट्राइक किया कि क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स हैं जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या ये चीजें हैं, या दे डोंट मीन इट लाइक हाउ इट कम्स अक्रॉस एज, तो क्या एक चांस फॉरगिव करना चाहिए या नहीं? एग्जैक्टली exactly, जैसे आपने कहा कि रिलेशनशिप टू रिलेशनशिप डिफरेंट है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि हाउ वाज द रिलेशनशिप बिफोर द अफेयर। क्या आपकी इंटीमेसी ख़त्म हो चुकी थी बेडरूम में? क्या आप दोनों की कम्युनिकेशन ख़त्म हो चुकी थी? क्या आप दोनों एक रूटीन का शिकार हो गए थे और आप में रिलेशनशिप में देयर वाज नथिंग दैट वाज एक्साइटिंग? आप दोनों में व्हाट वाज लैकिंग इन द रिलेशनशिप? ज़रूरी नहीं है कि कुछ लैक करो, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, हैप्पी कपल्स भी चीट करते हैं। क्या आपके पार्टनर को सेल्फ एस्टीम के इश्यूज थे और उनको वैलिडेशन चाहिए थी जो उन्होंने बाहर से जाके ली? तो ये बहुत ज़रूरी है कि रिलेशनशिप में पहले से क्या चल रहा था। और होता है कि कुछ कुछ मैरिजेस रूटीन का शिकार हो जाती हैं 8-10 साल बाद या 15 साल बाद। और ये बड़ा कॉमन है, हमने देखा है कि कपल्स दे जस्ट स्टार्ट एक्टिंग लाइक ब्रदर एंड सिस्टर। उनके अंदर इंटीमेसी खत्म हो जाती है, कोई कोई न्यूनेस नहीं रहती। तो आपने देखना है कि पहले रिलेशनशिप कहाँ था और हाउ मच डज इट वैल्यू टू यू। आपके ज़ाहिर है बहुत सारे एसेट्स टुगेदर होते हैं, आपके बच्चे होते हैं, आपने एक लाइफ बिल्ड की होती है, आपका घर होता है इकट्ठा, फैमिली फ्रेंड्स सब कुछ, और ये सब कुछ एकदम एक चीज़ की वजह से छोड़ देना मुनासिब नहीं है और इसको बहुत ज़्यादा आपको सोचना चाहिए। उसके बाद आप ये देखें कि आपका जिस शख्स ने चीट किया है वो कितना विलिंग है इस चीज़ के बारे में बात करने में, एक्सेप्ट करने में, और हाउ फार ही वांट्स टू गो टू मेंड हिज वेज और टू मेंड द रिलेशनशिप, के रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, दोबारा से जोड़ने के लिए वो कितना प्रोएक्टिव है। क्योंकि आप चाहे उसको माफ़ कर भी दें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इस बात पे शर्मिंदा हो या वो इस बात का उसको एहसास भी हो कि उसने आपको दुख दिया है। अगर तो आपके पार्टनर को एहसास है और वो वाक़ई सही मायने में शर्मिंदा है, और आप फिर मेरा ख़्याल है कि आपको माफ़ करना चाहिए और चैन ज़रूर देना चाहिए। पहले मेरे कुछ जो व्यूज़ थे वो डिफरेंट हुआ करते थे कि नहीं, चीटिंग इज़ द डील ब्रेकर, चीटिंग के बाद वंस अ चीटर ऑलवेज़ अ चीटर। लेकिन ये जी। बड़ी इमोशनल सी बातें हैं। अगर आप इन्हें ब्रॉडर पिक्चर देखें तो हम सब इंसान हैं और कोई ना कोई गलती हर शख्स से हो जाती है। और अगर आपका इतना कुछ इकट्ठा हो किसी शख्स के साथ तो उसको छोड़ना भी एक बहुत इमोशनल पेन है। लाइफ इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अगर कोई शख्स अच्छा बाप है, अच्छा शौहर था, घर में बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रहा है और आपको ज़िंदगी की हर खुशी दी हुई है, लेकिन इस तरह की कोई अ, उससे इस तरह की कोई गलती हो गई है कि उसने इस तरह का कोई स्टेप उठाया है, और मैं जैसे कि बता चुकी हूँ कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम फिक्सेट करते हैं सेक्स पे कि सेक्स की है, विच इज़ वायलेटिंग योर ट्रस्ट, वायलेटिंग योर बाउंड्रीज, दैट्स फाइन। बट ज़रूरी नहीं है कि लोग सेक्स के लिए ही जाके इस तरह का फेयर करें। कुछ लोगों को तवज्जो मिल रही होती है, वैलिडेशन मिल रही होती है। हो सकता है कि जो बॉस अपनी सेक्रेटरी के साथ अफेयर चला रहा है इज़ नॉट दैट गुड लुकिंग एंड द वाइफ इज़ नॉट as interested or as excited to see him, and the secretary has her own, उसकी अपने interests हैं कि वो उसको तरक्की मिल जाएगी, उसको सैलरी हाई हो जाएगी, but he is getting that validation from her, so it's not like a sexual chemistry, sexual attraction, it's just a validation कि कोई उसको तवज्जो दे रहा है और उसने इस तरह की हरकत कर ली। तो आपको ये देखना है, हम फिक्सेट करते हैं सेक्सुअल पार्ट पे, लेकिन आपको और चीज़ों पे भी देखना है कि और क्या-क्या मिसिंग था रिलेशनशिप में जो कि हम अब ठीक कर सकते हैं। क्या हमारी कम्युनिकेशन ख़त्म हो चुकी थी? बहुत सारे कपल्स में बातचीत सिर्फ़ इस चीज़ तक रह जाती है कि दूध ले आना या बच्चों के हुँ। डायपर्स
जी। मतलब लियाना, तो आपकी कोई ऐसी मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन मियाँ बीवी के दरमियान प्यार मोहब्बत की बातें नहीं हो रही होती हैं, और ये मिसिंग चीज़ें होती हैं। शायद आपका पार्टनर कुछ अर्से तक ध्यान दिलाता रहे आपका, और फिर क्योंकि आपके लिए एक रूटीन की बात है तो आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हो, या शायद घर में हर वक्त खिचखिच चलती रहती है उस शख्स ने बस इस चीज़ से जान छुड़ाने के लिए, क्योंकि इंसान बुनियादी तौर पर रोमांटिक वाक़े हुए हैं, तो आपको हर वक़्त ये रोमांस और ये आइडियलिज़्म इस तरह की लाइफ़ चाहिए। तो अगर घर में हर वक़्त खिच-खिच हो रही है, आते ही आप लोगों की लड़ाई शुरू हो जाती है, तो वो यकीनन घर से बाहर एक एस्केप तलाश करेगा या करेगी। तो जी। आपको ये देखना है कि सिर्फ सेक्स इज़ नॉट द ओनली थिंग, देयर आर अदर थिंग्स व्हेन पीपल जस्ट वांट टू एस्केप, दे जस्ट वांट टू फील फील देमसेल्फ अलाइव अगेन। क्योंकि हो सकता है you're feeling dead in your relationship and you just want to feel alive, feel wanted, feel needed, feel loved। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है कि रिलेशनशिप में शायद मिसिंग थी, शायद कुछ। मैं ये नहीं कह रही कि विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करी या विक्टिम को गिल्टी फील कराने की कोशिश नहीं करी, लेकिन मैं बता रही हूँ कि नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में ये सब चीज़ें हो जाती हैं, हम रूटीन में चले जाते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप दोबारा से रीबिल्ड करें। अब जब भी इस तरह का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है तो कुछ इट ड्राइव्स कपल्स अपार्ट। सम कपल्स जस्ट लीव इट, दे कैंट हैंडल द ट्रॉमा, द पेन, जो हर्ट है उससे वो ओवरकम नहीं कर पाते। लेकिन कुछ कपल्स दोबारा से हर चीज़ को दोबारा से स्टार्ट करते हैं, दे रीबिल्ड देयर लाइफ टुगेदर। तो यू कैन मैरी द सेम पर्सन ऑल ओवर अगेन, अब इसको एज अ सेकेंड मैरिज उसी शख्स के साथ आप स्टार्ट करें कि इस पॉइंट से हम अपनी ज़िंदगी दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप किसी शख्स से, अगर वो विलिंग है, आप उसको एक चांस और दें और अपने रिलेशनशिप को दोबारा से मजबूत करने की कोशिश करें। जी, डॉक्टर मलिहा, एक क्वेश्चन और आया है। उन्होंने लिखा है कि जो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं, कई बार आपका जो पार्टनर होता है वो तो चीटर होता ही है, बट जो फैमिली है वो छोड़ने नहीं देती या मतलब अलाउ नहीं करती है, तो कैसे टैकल करें ऐसे फैमिली को और उनको समझा सकें कि कितना डैमेजिंग हो चुका है, कितना चीटिंग है? ऐसे मामलों में क्या किया जा सकता है? मेरा ख्याल है कि जो लड़की या लड़का है, जो रिलेशनशिप तो उन दोनों का है, आप यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीबडी। आपको आपको खुद से देखना है कि आप आर यू हैप्पी इन अ रिलेशनशिप, क्योंकि अब जो क्राइटेरियाज रिलेशनशिप के रहने के हैं वो बहुत चेंज हो गए हैं। पहले ये स्टिग्मा था कि आपने आपने छोड़ दिया, आपने किसी को, कोई बात नहीं, मैन विल बी मैन, मर्द तो ऐसा करते ही हैं, तो आपने छोड़ना नहीं है। लेकिन अब इस चीज़ के इर्द गिर्द स्टिग्मा है कि आपने क्यों नहीं छोड़ा। अगर हुँ। आपके साथ किसी ने चीट किया तो आपने उसको क्यों नहीं छोड़ा, और अब लोग वाकई खातून को गिल्ट फील कराते हैं कि आपने, अगर क्यों मैं छ होती हाँ। तो मैं छोड़ देती, आपने क्यों नहीं छोड़ा। तो ये बड़ा मुश्किल डिसीजन है, और जिससे जैसे मैं कह चुकी हूँ कि बहुत सारी खवातीन हैं। मैं पहले इस चीज़ का जवाब दे दूँ जो आपने क्वेश्चन पूछा है, कि फैमिली कम्स लेटर, फर्स्ट यू योरसेल्फ कम। अगर आप उस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी हैप्पी नहीं, आपने हर चीज़ ट्राई कर ली, थोड़ा अरसा आपने डिस्टेंस दे के देख लिया, आप अपने पार्टनर को थोड़ा सा टाइम दें, खुद भी टाइम लें, और सोचें, ये एकदम से फैसला मत करें कि आप, क्योंकि जब आप एंग्री हैं तो उस वक्त भी कोई फैसला नहीं करना चाहिए, इमोशनली नम फेज में हैं, शॉक में हैं, तब भी कोई फैसला ना करें, गुस्से में हैं या आप डिप्रेशन में हैं तब भी कोई फैसला ना करें। थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें, डिस्टेंस लें, एक दूसरे को देखें, कि इवेल्युएट करें, एकदम से कोई डिसीजन मत लें कि आपने किसी को देखा बेड पे किसी के साथ और आप नेक्स्ट डे कोर्ट चले गए, क्योंकि देर इज़ अ लॉट एट स्टेक। अपनी हर्ट फेज से निकल के फिर ठंडे ठंडे दिल से गौर करें कि रिलेशनशिप में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई भी है, आपकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, आपकी फिजिकल इन्वेस्टमेंट है, आपकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, आपकी बच्चों की तरफ से इन्वेस्टमेंट, के बच्चे, देयर किड्स टुगेदर। तो बहुत ठंडे दिल से इस चीज़ को देखना है, और आहिस्ता आहिस्ता फैमिली फ्रेंड्स को कन्विंस करने की कोशिश करें कि मैंने बहुत कोशिश की है एंड थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, इट डजंट फील द सेम एंड इट्स नॉट गुड फॉर अस। और डिपेंड करता है, इंडिया और पाकिस्तान में ख़वातीन अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो यूजुअली जी। दे आर इन अ पोजीशन टू टेक चार्ज ऑफ देयर लाइफ एंड दे कैन मेक देयर डिसीजंस।
उनको फैमिली फ्रेंड पे इतना रिलाई नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है कि चीटिंग हो गई है, लेकिन अब आपने छोड़ने का फैसला किया है, लेकिन जाना आप आपने अपनी फैमिली के घर पे ही है, अपने भाइयों के या माँ बाप के सर पे आपने जाके बैठना है, तो डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग टू बी ऑन बोर्ड विद योर डिसीजन कि उनकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएंगे। तो या तो अगर तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, यू कैन टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, जो कि मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए शादी के वक्त। शादी से पहले उनको, जब तक कि वो अपने लिए कमा के खा नहीं सकती, अपने बच्चों को नहीं पाल सकती, दे शुड नॉट गेट मैरिड। और अगर शादी हो गई है तो इतने बच्चे पैदा करें जिनकी वो खुद से टेक केयर कर सकें। तो ये सारे फैक्टर्स तो आते हैं, जो हमारा कल्चर है, हमारी सोसाइटी है, उसमें अभी तक लड़कियों में वो इंडिपेंडेंस नहीं है। जी, ये तो है ही है, एक रीज़न है। और गुलनाज़ आप भी कुछ पूछना चाह रही हैं? उन्होंने भी पूछा था कि कोई क्वेश्चन है उनके पास। हाँ जी, गुलनाज़। जी बिंदु जी, हेलो मदिया, डॉक्टर साहिबा, हेलो। जी। डॉक्टर साहिबा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना 16-17 साल हो गए उनको ना यहाँ, मतलब दूसरे कंट्री में काम करते हुए, और मेरा आना जाना पाकिस्तान और सऊदी अरब लगा ही रहता है। तो दोनों कंट्री में मैंने एक चीज देखी है कि शादी होती है, जैसे मतलब शादी हुई, शादी के 2 महीने बाद, 1 महीने बाद वो अपनी बीवी को छोड़कर और यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद फिर वो 6-6 साल नहीं जाते वापस, 5 साल नहीं जाते, 6 साल नहीं जाते, 7 साल नहीं जाते। तो ऐसे में मतलब आप एक इंसान का जो इंसानी फितरत है, एक औरत की, एक मर्द की, जो वो क्या करे अगर वो इन चीजों में पड़ जाता है, तो कसूरवार फिर कौन होता है? मेरा ख्याल है कि ये मैं इस तरह की वीडियोस देखती रहती हूँ, इंटरनेट पे आती हैं कि लड़का बाहर है और पैसे भेज रहा है। मेरा ख्याल है कि ये अब्यूज़ है मर्दों का, क्योंकि उस मर्द का काम सिर्फ घर में पैसे भेजना है। ज़ाहिर है वो 2-3 महीने की शादी में एक आध बच्चा भी पैदा कर लेते हैं, और उसके बाद वो सारी ज़िंदगी एक जानवर की तरह बाहर बैठ के सिर्फ कमाते हैं और पैसे भेजते हैं। बड़ी अ, गैर इंसानी सूरत हाल में रहते हैं। मैंने देखा है कि लोग एक-एक कमरे में 4-4 मर्द रहते हैं, ताकि वो अपने घर में अ, पैसे बचा सकें और घर भेज सकें। बड़ी तकलीफ़देह लाइफ़ गुज़ारते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़ुल्म है कि आप इस नहीं नहीं तरह डॉक्टर साहिबा, से। नहीं डॉक्टर डॉक्टर साहिबा, असल में चले मैंने तो यही देखा है कि उनका यहाँ पे मतलब अफेयर भी हो जाता है, और वो अब वहां से छुप कर शादियां भी कर लेते हैं, चाहे वो दूसरी कंट्री की लड़कियां हों। सऊदी अरब में बहुत बहुत कम है, लेकिन दुबई वगैरह में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हमारे वहाँ पे रिलेटिव रहते हैं, बहुत ज्यादा चीजें सुनने में आई हैं, मेरे अपने खुद के जो बहुत करीबी हैं उनके भी ये चीजें देखने में आई हैं। लेकिन जब उस लड़के का पता चलता है या उस मर्द का पता चलता है, तो कहते हैं हो जाता है, कोई नहीं। लेकिन वो औरत या वो लड़की जो शादी को आप 1 महीने के बाद ही छोड़कर चले गए, उसका क्या, जिसको आपने 8 साल तक पीछे पलट के भी नहीं देखा है, वो क्या कर एग्ज़ैक्ट सकते, वो क्या है उसका, फिर उसके ऊपर मतलब आप सारा बोझ उसके ऊपर डाल देते हो। ससुराल वाले भी, हालांकि उसके अपने मैके वाले भी उसको फिर कसूरवार ठहराते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो भी तो एक इंसान है। या तो फिर आप शादी ऐसे करो कि उसको ये शर्त पहले ही रखो कि आपने साथ लेकर जाना है, उसको अकेला नहीं छोड़ना, ना आप अकेले रहोगे ना वो अकेली रहेगी। ये जी, ये बहुत तो बड़ा अलमिया है। या पेरेंट्स का कसूर है कि इस तरह से शादी इस तरह क्यों की, कि जिसमें वो लड़का अवेलेबल ही नहीं है। और ऐसे में अगर ऐसी लड़की का अफेयर होता है तो आई थिंक इट इज़ नॉट हर फॉल्ट, क्योंकि एवरीबडी हैज़ देयर फिजिकल नीड्स। अगर वो लड़का बाहर बैठ के दूसरी शादी कर रहा है तो जाहिर है कि उसकी फिजिकल नीड्स थी जो कि उसने पूरी कर ली, जो कि हमारा कल्चर है इस्लाम में। मर्द दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन खातून के ऊपर ऐसा पाबंदी है। फिर हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है इंडिया और पाकिस्तान की, वहाँ पे मर्द कुछ कर ले वो ठीक है, उसको इतना ब्लेम नहीं किया जाता कि बेचारा मर्द है। लेकिन खातून अगर कुछ कर ले तो स्टैंडर्ड्स बहुत डिफरेंट है सोसाइटी के उसको जज करने के लिए। तो मैं बिल्कुल, ऐसे में आप उस लड़की को ना इल्ज़ाम दे सकते हैं ना उसका कसूर है। शी एवरी ह्यूमन डिजर्व्स लव। तो मैं तो इसको मैरिज नहीं बोलती, क्योंकि ये मैरिज तो नहीं है। कि मैरिज वो है जिसमें दो लोग साथ इकट्ठे रहते हैं,
सिर्फ एक कागज पे साइन करने से आप मैरिज उसको नहीं बोल सकते हैं। मैरिज की डेफिनेशन डिफरेंट है कि आप इकट्ठे घर में रहते हैं प्यार मोहब्बत से। अगर कोई शख्स किसी को इस तरह से किसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा के छोड़ के चला गया है तो आप उसको मैरिज नहीं कह सकते। दिस इज नॉट, दिस शुडंट बी कंसिडर्ड मैरिज। और इसमें अगर चीटिंग होती है तो स्टैंडर्ड्स चीटिंग के या उसकी फॉरगिवनेस के वो वही स्टैंडर्ड्स रूल्स अप्लाई नहीं होंगे जो कि एक कपल घर में रहता है। जी डॉक्टर मदीहा, 2 क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में भी हैं, अगर आप देख सकते हैं कमेंट सेक्शन। मुझे आपका सिर्फ प्राइवेट चैट नजर आ रही है फॉर सम रीजन। आई डोंट सी द अदर चैट। I have a question too, Bindu ji. Sometimes जी it's जी not बोलिए। related to the topic, थोड़ा सा deviated है, but topic से भी related है. At times in modern marriages, there are a lot of factors which can be disturbing, and एक time आता है where I personally feel where counseling is required. But it is very difficult to convince a few people that there could be a solution. So how to break a conversation and suggest a friend that perhaps this is what you should, आपको इसकी जरूरत है, आपको ये करना चाहिए. तो कोई ऐसा तरीका है जिससे आप उनको कन्विंस कर सके? डिपेंड करेगा आपको अपनी फ्रेंड के साथ किस तरह का, डिड द फ्रेंड आस्क यू फॉर एडवाइस। क्योंकि ये भी होता है कि अगर आपकी फ्रेंड ने आपसे एडवाइस नहीं मांगी है तो आप उसको एडवाइस नहीं दे सकते हैं क्योंकि अनसोलिसिटेड एडवाइस होगी। अगर आपकी फ्रेंड ने आपसे एडवाइस मांगी है तो फिर तो आप उनको बता सकती हैं व्हाट कैन बी डन। लेकिन कुछ ऐसे मतलब ये होता है कि हमें बहुत वी फील हर्ट, वी फील पेन्ड with our friend's relationship. We want to help but we can't because that's not our, you know, our No, job. I mean to say, one person is convinced. For example, the female friend is convinced or the male friend is convinced. But as a mediator, as a friend in between, they ask us to break the conversation. क्योंकि at times होता है ना कि life partner की आप for granted ले लेते हैं. ऐसे में आई हैव पर्सनली आई मीन गॉन थ्रू दिस ट्वाइस, और मेरे को हालांकि दोनों को मैंने कन्विंस कर लिया था, बट एक टाइम्स होता है कि रिश्तेदारी में या कुछ आप ऐसा बोलना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आता व्हाट आर द राइट वर्ड्स, बिकॉज देयर इज स्टिल अ टैबू व्हेन इट कम्स टू कंसल्टेशन इन जनरल, नॉट जस्ट मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड पेरेंटिंग, को पेरेंटिंग या एनीथिंग, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इतने सारे मिसकंसेप्शंस हैं. क्लिनिकल डिप्रेशन को टेंशन और स्ट्रेस से कंपेयर किया, इक्वेट किया जाता है. ऐसे में हाउ टू रियली कन्विंस समवन टू, दिस इज मोर लाइक अ साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास अगर किसी को भेजना हो और वी आर वेल विशर्स और हमें दिख रहा हो कि जरूरत है बट द पर्सन इज नॉट एक्नॉलेजिंग इट, तो कैसे ब्रेक इनटू एन इजी कन्वर्सेशन एंड मेक दिस हैपन? Oh, you mean you're trying to be a mediator between the couple and one of The couple them and in general, anybody. It could be a single person who is, we can see there are signs of depression, we can see there is a sign of postpartum, mental but health आप stress के लिए mental health, हाँ, overall mental health yeah. और issues और life को लेकर आपको कुछ issues आ रहे हैं and you really think कि counseling can help, ऐसे में कैसे, क्योंकि अभी भी इतना taboo है in both the Asian countries, how to break that conversation with people, how to convince them? आई थिंक आप उनको ये सिंपल स्क्रीनिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। डू यू हैव लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज दैट यूज्ड टू एक्साइट यू, डू यू फील डिप्रेस्ड। तो ये सारे चेक मार्क्स आप जब करके आप उनको कहें कि लिसन, ये साइंस ऑफ डिप्रेशन है, ये साइंस ऑफ एंजाइटी हैं, और आई थिंक यू मे हैव सम मेंटल हेल्थ इश्यूज और इट इज़ ओके, इट्स परफेक्टली फाइन। जिस तरह बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स हैं उनको अटेंशन की ज़रूरत है, जिस तरह किडनी फेल्स हो जाती है, इस तरह आपका जहन भी, उसकी भी एक लिमिट है, वो सेचुरेट हो जाता है कभी कभी। आपको मेंटल हेल्थ ब्रेक भी चाहिए, तो आई थिंक यू शुड सीक हेल्प। तो मेरा ख्याल है यू हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट इट। बेशक स्टिग्मा है लेकिन आप उनको ये रियलाइज करा सकती हैं कि आपको अगर आपने हेल्प नहीं की तो इट मे गेट वर्स, तो आपको हेल्प सीख करनी चाहिए। स्टिग्मा है लेकिन अगर आप उनको ये बताएंगे कि इतना स्टिग्मा नहीं है, दिस इज जस्ट लाइक अनदर ऑर्गन इन योर बॉडी, तो मेरा ख्याल है कि यू हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ। और सीकिंग हेल्प इज नो प्रॉब्लम। और आप उनको ये कह सकते हैं कि आपको है कि मैं आई कैन गो विद यू टू एज ए सपोर्ट, लेकिन यू हैव टू बी आपको आई डोंट नो कि रिलेशनशिप किस टाइप का है, लेकिन आई थिंक इट्स ओके टू टॉक अबाउट इट। आपको उसमें शर्मिंदगी नहीं महसूस होनी चाहिए। जी
और भी कोई हमारे कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है, और मैंने लिंक भी शेयर कर दिया है, आप आकर के पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन था कि मिडिल क्लास की जो लड़कियां होती हैं वो फैमिली पर ज़्यादा रिलाई करती हैं और बोझ समझती, अपने आप को समझने लगती है, या फैमिली शो करता है कि तुम बोझ हो गई हो। तो ऐसे कैसे कन्विंस करें बैकवर्ड जो थिंकिंग वाली जो फैमिलीज होती है? वही प्रॉब्लम ये जो है, एक मुझे व्हाट्सएप पर आ रहा है ये क्वेश्चंस, मैं उनको इनवाइट कर रही हूँ कि वो पैनल पर ही आ जाएं और क्वेश्चन करें। होपफुली आई थिंक शी विल जॉइन सून। पर फैमिली अप्रूवल इज द प्रॉब्लम इन रूरल एरियाज बिकॉज दे विल बी डिपेंडेंट ऑन देम। ये इनका बिल्कुल। पॉइंट। मैं बार बार यही कहती हूँ कि लड़कियों की एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो अपने पाँव पे खड़ी हों, कुछ ना कुछ अपने लिए ज़रूर करें लाइफ में, बेशक वो टीचिंग हो, बेशक वो कोई भी छोटी मोटी जॉब ज़रूर करें कि अपने पाँव पे खड़ी हों और उनके पास they have means to make money for themselves. When you're making money, when you're independent, आपकी फैमिली में अप्रूवल और रिस्पेक्ट भी उतनी ही बढ़ेगी, आपकी अपने ससुराल में रिस्पेक्ट उतनी ही बढ़ेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ये जो लड़कियों को बोझ समझने का जो कॉन्सेप्ट है, ये हर तरह की, मेरा मे बी एलीट में ना हो, लेकिन मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में अगर आप खुद से आप you're not able to earn money, you're going to be considered as a burden on your family. और उसके बाद वो जो बर्डन है, अगर आपके भाई हैं और उनकी शादियां हो जाती हैं और आप डिवोर्स लेके उस फैमिली में बैठी हैं, तो you're going to be a burden on that brother. और पेरेंट्स, अगर वो पेरेंट्स अर्निंग है नहीं है और इस सिचुएशन में सारा बोझ एक मर्द पे पड़ रहा है, दो फैमिलीज का बेसिकली, तो ये इन इक्वालिटी, ये जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है बर्डन की, ये रहेगी। तो बहुत ज़रूरी है कि लड़कियों को खुद से बेशक उनकी डिवोर्स हो गई है और अब अपने घर आ गए हैं, तो फिर भी वो अपना कोई करियर परसू करें, फिर भी कोई ना कोई हाथ पैर मारें कि वो खुद से इंडिपेंडेंट हो सकें। बेशक वो घर से बाहर मूव आउट ना हो सकें क्योंकि लिविंग हाउसिंग इज़ बहुत इट्स वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन एटलीस्ट दे कैन टेक केयर ऑफ देयर डे टू डे एक्सपेंसेस। तो आपको खुद से अपने आप को सिचुएशन से निकालना है, खुद हाथ पांव मारने हैं। जी अच्छा, जी डॉक्टर मदीहा, डॉक्टर। मेरा जी गुलनाज बोलिए बोलिए। डॉक्टर मदिया, अगर कोई ऐसा, हमारे यहाँ ज्यादातर यही है, हमारे जहनों में बल्कि ये चीज बैठी भी है कि अगर कोई गलत काम करेगा तो वो सिर्फ मर्द करेगा, अगर कोई अफेयर है तो वो सिर्फ मर्द का ही है, अगर वो चीटिंग कर रहा है तो सिर्फ मर्द कर रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि मैंने खुद देखी है कि एक मर्द है जो हर चीज आपकी पूरी कर रहा है, चाहे वो कुछ भी है, उसमें कोई कमी ही नहीं है। आप कह ही नहीं सकते कि कोई भी वजह है कि उसकी बीवी उसके ऊपर उंगली उठाए या ये कहे कि मुझे ये चीज नहीं प्रोवाइड हो रही। सब सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका अगर अफेयर होता है और वो इस चीज में चली जाती है, हालांकि उसके शौहर में किसी भी सूरत में किसी भी चीज में कमी है ही नहीं, एक परसेंट भी नहीं, तो फिर वो क्या थिंकिंग होती है, वो ऐसा क्यों करती हैं? यही जो मैंने आपको बताई थी कि मे बी दे आर नॉट सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू देयर हस्बैंड्स, मे बी दे आर नॉट गेटिंग द वैलिडेशन। आप कह रही हैं कि शौहर बहुत अच्छा है, तो वो हर बात में, हर चीज में अच्छा है, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो सेक्सुअली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो उसका मतलब, उसको एक औरत क्या चाहती है कि उसका शौहर हर वक्त उसको प्यार से देखे, प्यार से बात करे, उसकी हर जरूरत पूरी करे, सब कुछ करे, उसके बावजूद भी वो किसी और की तरफ अगर अट्रैक्ट होती है तो उसकी क्या वजह है, वो ऐसा क्यों करती है? मे बी वो इमोशनली अटैच नहीं है हस्बैंड के साथ, क्योंकि अगर आप किसी के साथ इमोशनली अटैच्ड हों तो आप जाहिर है कि आपको उसके इमोशंस का ख्याल होगा। पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पर्सनालिटी इश्यूज भी हो सकता है कि मे बी शी इज़ नॉट मोनोगमस एंड शी इज़ पोलिगमस एंड शी इज़ नॉट जस्ट हैप्पी विद वन पर्सन, ये भी हो सकता है। और लैक ऑफ रिमोर्स कुछ खवातीन और मर्द भी जो करते हैं, उनको अपने पार्टनर का, जैसे इमोशनली वो अपने पार्टनर के साथ इतने अटैच नहीं होते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स
जब आप किसी मैरिटल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि अगर आपने कुछ भी इस तरह का किया आपका पार्टनर हर्ट होगा। और हम में से बहुत सारे लोग इन 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 चीज़ों का पास करते हैं या इन चीज़ों का लिहाज करते हैं और इन चीज़ों पे हमारे जहन इधर उधर नहीं भटकते। लेकिन अगर किसी ने ऐसे किया है तो जाहिर है कहीं ना कहीं लैक ऑफ रिमोर्स या एहसास की कमी ज़रूर है कि आपका पार्टनर इसमें हर्ट होगा। ये एहसास शायद उनमें इतना नहीं होता जिसकी वजह से लोग ये करते हैं। तो आप कह सकते हैं मे बी दे आर इनकंसिडरेट। जी, थैंक यू, थैंक यू। और कई बार बदला लेने के लिए भी दोनों चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, मतलब दुखी करना है अपने पार्टनर को किसी तरह से, तो ऐसे भी कई एग्जांपल देखी गई हैं और बहुत सारी एग्जांपल्स होती भी हैं ये हमारे समाज में कि बस तकलीफ देनी है। अगर ऐसा सच में ये कोई अटैच नहीं है इमोशनली हस्बैंड और वाइफ, पर फिर भी ऐसी शादी में बंधे हुए हैं और जी रहे हैं ऐसे, और फिर तकलीफ देने के लिए कि ऐसा भी देखा गया है। अगर दोनों जबरदस्ती किसी रिश्ते में बंधे हुए हैं और उसमें वो दे आर गोइंग आउटसाइड टू गेट समथिंग, तो आई थिंक वो मे बी दैट इज नॉट दैट बैड, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई दे आर स्टिल टुगेदर। मे बी फैमिली की प्रेशर है या ये वो, जी, मे बी उसमें वो दोनों एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं कि वी कैन see other people, so maybe make it an open marriage और एक दूसरे से बात कर लें। अगर ऐसा रिश्ता है जिसमें वो ज़बरदस्ती बंधे हुए हैं और उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट दैट सिचुएशन वुड बी, बट देयर आर ओपन मैरिजेस जिसमें लोग डिक्लेयर कर देते हैं कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, इकट्ठे ज़िंदगी शेयर करेंगे क्योंकि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन सिंस वी आर नॉट अट्रैक्टेड टू ईच अदर, so we can go and have whatever we want with other people, so you can declare that. जी। डॉक्टर मदीहा, एक मेरा ये क्वेश्चन है कि देखिए जैसे कि मैंने भी इंडिया की ज़िंदगी भी देखी है और यहाँ की भी देखी है, वेस्टर्न कल्चर भी देख रहे हैं अब, और हमारा इंडियन कल्चर या पाकिस्तान का कल्चर, जो इंडियन का कल्चर है, काफ़ी वैल्यू रखता है। और आपको क्या लगता है कि फिर जो ऐसी मैरिजेस हैं, मुझे लगता है कि हर सेकंड मैरिज हम इंडिया में या हर थर्ड मैरिज ऐसी ही देख रहे होते हैं अपने पड़ोस में, अपने समाज में, वर्क प्लेसेस पे, सब कुछ यही तो दिख रहा होता है हर जगह पर, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। बट यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज फिर बेटर नहीं है कि वो ओपनली करते हैं, पार्टनर है जब उनका वो नहीं दिल है तो डेफिनेटली वो ब्रेकअप करते हैं या फिर डिवोर्स ओपनली देते हैं और नेक्स्ट पार्टनर अपना कर लेते हैं। तो फिर आपको ये नहीं लगता कि ये लोग फिर ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, बजाय कि इतनी फेक ज़िंदगी में, इतने मसलों में, इतनी प्रॉब्लम्स में, के झमेले में, इतने रिश्तेदारियों में अपने आप को गवा देना? बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं बता रही हूँ कि जो मॉडर्न रिलेशनशिप्स हैं अब वो चेंज हो रहा है कॉन्सेप्ट। पहले ये होता था कि आपने बस निभाना है शादी को। अब ये कॉन्सेप्ट नहीं, अब लोग रिश्ते में रहते हैं फॉर देयर हैप्पीनेस, इफ दे आर हैप्पी। अब लोग इस बात पे डिवोर्स लेते हैं कि दे कैन बी हैप्पियर इन अदर रिलेशनशिप। सो सिर्फ इस बात पे नहीं कि दे आर नॉट हैप्पी, दे कैन बी हैप्पियर, सो दे डिवोर्स द पर्सन। और अब इंडिविजुअल हैप्पीनेस पे जो है शिफ्ट होता जा रहा है। पहले होता था निभाना है, एक बंधन है, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है और इंडिया और पाकिस्तान में लोग अभी भी उसी पुराने उसमें फंसे हुए हैं। लेकिन जो टाइम है बड़ी तेजी से चेंज हो रहा है। मिलेनियल्स जो हैं अब आपने देखा होगा कि वो अब इतना कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, शादियों को डिले करते हैं। और क्योंकि लव मैरिज का कॉन्सेप्ट हमारे कंट्रीज में नहीं था, बल्कि इसको लव मैरिज भी कहना गलत है, हर मैरिज में लव होना चाहिए। तो ये जो अरेंज्ड मैरिजेस थी जिसमें कपल्स दे डोंट नो ईच अदर, अब वो कॉन्सेप्ट भी डिस्कार्ड कर देना चाहिए कि पेरेंट्स का कोई काम नहीं है कि अरेंज करें मैरिजेस। चिल्ड्रन शुड गो एंड फाइंड देयर ओन पार्टनर्स एंड क्योंकि हमारी जो पाकिस्तान की सोसाइटी, इंडिया का मुझे इतना नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान की बहुत रिग्रेसिव सोसाइटी है और सेक्सुअल रिप्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा है। Usually when people get married, they marry for sex because they're not getting any sex before marriage. So the sole purpose is to have sex, और इसमें वो इतने desperate हो जाते हैं कि they just rush for marriage। जो भी बंदा सामने आए उसके साथ शादी कर ली,
ये भी नहीं पता कि उसके साथ आपकी कोई पर्सनैलिटी मैच होती है, कोई कंपैटिबिलिटी है या नहीं। तो इस तरह की शादियों में लोग आमतौर पर बच्चे पैदा हो जाते हैं और कुछ साल गुजर जाते हैं और आपको ऐसा-ऐसा पता चलना शुरू होता है कि आप दोनों की तो पर्सनैलिटी टोटली एक-दूसरे से डिफरेंट है। और उसमें फिर ये निभाने का चक्कर शुरू हो जाता है और फिर बड़ी पेनफुल सी लाइफ गुजरती है दोनों की, कोई उसमें हैप्पीनेस नहीं है, डिवॉइड ऑफ एनीथिंग। रिश्तेदारियाँ हैं, खिच-खिच है, जी, सास-ससुर, नंदें और एक अजीब खिचड़ी खिचड़ी में ज़िंदगी गुज़र जाती है और पर्सनल हैप्पीनेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपकी शादी होती है, आप बच्चे पैदा करने और उनको पालने-पोसने में लग जाते हैं और जब ये बच्चे अपने घरों से चले जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपने कितनी अजीब-सी ज़िंदगी गुज़ारी है, जिसमें कोई प्यार-मोहब्बत नहीं, कोई रोमांस नहीं, कोई अफ़ेक्शन नहीं एक-दूसरे के लिए। और उसमें जब ये कपल्स किसी पार्टी में भी आपको मिलते हैं, तो वो एक-दूसरे पे ताने दे रहे होते हैं या टॉन्ट कर रहे होते हैं और बड़ा जी, अनकम्फ़र्टेबल सा रिलेशनशिप होता है, जिसमें आपको समझ नहीं आती कि एक-दूसरे से इतनी नफ़रत करते हैं, तो आखिर एक साथ क्यों रह रहे हैं? तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, इस तरह की शादी का चेंज हो रहा है और वेस्टर्न कल्चर में आपने ये देखा होगा कि इफ दे आर टुगेदर दे आर टोटली इन लव विद ईच अदर। जी, और ऑनेस्टी है इसमें, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल हैप्पीनेस को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं वो। एम आई हैप्पी इन दिस रिलेशनशिप? अगर वो खुश नहीं है तो वो छोड़ देते हैं और ये मेरा ख्याल है दिस इज द वे टू गो, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में और फिर ये इसीलिए यहाँ की जो शादियां हैं उसमें को पेरेंटिंग, इन्होंने इस चीज को इतना नॉर्मलाइज किया हुआ है कि अब को पेरेंटिंग ये बड़े आराम से कर लेते हैं। हमारे यहाँ जब एक कपल डिवोर्स लेता है तो ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि दोनों एक दूसरे की शक्ल भी देखना गवारा नहीं करते, एक दूसरे हुँ, के जानी जी, दुश्मन हो जाते हैं और फिर बच्चों को एक दूसरे के खिलाफ पॉइजन करते हैं। बच्चे एक दूसरे की शक्ल नहीं, और बच्चे इसमें एक जिस तरह दो हाथियों की लड़ाई में घास का नुकसान होता है, इसमें बच्चों का नुकसान होता है। तो ये एक एहसास नहीं है हमारी सोसाइटी में। बहुत एक जालिम किस्म का मुआशरा है हमारा इंडिया और पाकिस्तान का, कि मैन जस्ट मेक इट अ मैटर ऑफ देयर ईगो, और वुमेन भी, तो खवातीन भी अपनी ईगो का इशू जी, बना लेती हैं और वो ये अपने आप को आगे रखते हैं और अपने बच्चों की परवाह नहीं होती। कहते यही हैं कि बच्चों के लिए कर रहे हैं, लेकिन दे आर डूइंग इट फॉर देमसेल्व्स। तो वेस्ट में ये है कि कपल के जितने मर्जी डिफरेंसेस हों, वो बच्चे को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं। न्यूज़ भी बच्चों पे ब्रेक करनी है, बड़े सेंसिटिव तरीके से ब्रेक करते हैं। जी, मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी जिसमें हाउ टू ब्रेक द न्यूज़ टू चिल्ड्रन डिवोर्स में। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें यही बात की गई है कि बच्चों को कितना इम्पोर्टेंट है कि डिवोर्स के प्रोसेस में बचाना। तो यहाँ पे वेस्ट में इन्होंने इन चीज़ों को सीख लिया है, बड़ी जल्दी सीख लिया, और इन्होंने इसको, इनके लिए डिवोर्स ठीक है पेनफुल है, लेकिन इट्स नॉट अ कांस्टेंट पेन, क्योंकि बच्चों की वजह से आपको बार-बार उस पार्टनर को देखना है। तो इन्होंने हॉलिडेज़ ये इकट्ठे गुज़ार लेते हैं बच्चों की खातिर, न्यू ईयर इकट्ठे गुज़ार लेते हैं, थैंक्सगिविंग इकट्ठे गुज़ार लेते हैं, इवन दो जी, दे आर डिवोर्स्ड। मैंने देखा है गिफ्ट्स भी एक्सचेंज करते हैं थैंक्सगिविंग पे, एक्स वाइफ्स एंड एक्स हस्बैंड्स। और आई फील लाइक दिस इज़ वेरी एग्ज़ेम्पलरी। हर चीज़ को, इस चीज़ को, हर इंसान को इस चीज़ को फ़ॉलो करना चाहिए कि बेशक आपकी डिवोर्स हो गई है, आप दुश्मन नहीं हैं एक-दूसरे के, तो ये लोग एक-दूसरे को गिफ्ट्स भी देते हैं न्यू ईयर पे, जी, बर्थडे पे। अ, बाप बच्चों को दिलवाता है दिस इज़ फॉर योर मॉम, जो कि उनकी एक्स वाइफ है। तो ये लोग इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि बेशक वो मेरी एक्स वाइफ है, वो मेरे बच्चों की माँ है, और इस चीज़ पे लोग करते हैं। जी। और हमारे इंडिया में जैसे इंडिया पाकिस्तान में ये सोचा जाता है कि बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करो। अगर बच्चा हो गया है, जो भी है शादी निभाते रहो, निभाओ क्योंकि बच्चों की परवरिश ज़्यादा मैटर करती है। आपको बच्चों के लिए एक साथ होना है। तो उस मामले में आपका क्या कहना है? क्योंकि क्या सोचते हो आप इस बारे में? मेरे ख्याल में जो माहौल बच्चों को नज़र आएगा, जिसमें 2 माँ-बाप हैं, उनके अंदर बयान कोई प्यार नहीं है। जब भी वो बात करते हैं, वो एक-दूसरे को बदतहज़ीबी से बात करते हैं, गाली-गलौज से बात करते हैं, लड़ाई-झगड़े से, ताने से। तो वो माहौल बच्चों के लिए ज़्यादा टॉक्सिक है। सिर्फ़ साथ रहना एक शादी नहीं होता, एक प्यार-मोहब्बत का माहौल भी बच्चों को चाहिए। अगर वो बच्चे देखते हैं कि बाप आता है, घर आके बीवी को मारता है, और बीवी जो रो-धो के चुप हो जाती है, लेकिन बच्चों की खातिर वो सैक्रिफाइस कर रही है, तो मेरा नहीं ख़्याल ये बच्चों के लिए कोई बहुत अच्छी या पॉज़िटिव चीज़ है।
क्योंकि जो बच्चा अब्यूज माँ पे होता देख रहा है, दो रास्ते हैं, दो 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 इसकी नतीजे हो सकते हैं। या तो ये बच्चा खुद जाके अब्यूजर बन जाए क्योंकि उसने यही देखा है, वो नॉर्मल है, या दूसरा ये होगा ऐसे बच्चों को रिलेशनशिप से नफरत हो जाती है। तो ये एक तरह से आप चाइल्डहुड ट्रॉमा बच्चों में इंड्यूस कर रहे हैं, आप कोई सेक्रीफाइस की ऐसी मिसाल कायम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि वेस्ट में जो है अब क्राइटेरिया चेंज है, यहाँ पे पर्सनल हैप्पीनेस को सामने ज्यादा रखते हैं। अगर एक शख्स हैप्पी होगा, खुश होगा, वाइब्रेंट होगा जी, पेरेंट, तो वही बच्चों पे ज्यादा तवज्जो दे सकेगा। अब ये देखते हैं कि हमारे यहाँ माएँ डिप्रेस रहती हैं, उदास रहती हैं, खाना देना, बच्चे को पानी देना या स्कूल भेजना तो माँ का एक रोल नहीं है। एक माँ को खुश भी नजर आना चाहिए। बच्चे इस चीज से भी बहुत खुश होते हैं, ब्लॉसम करते हैं। जो मैंने एक रिलेशनशिप अपने फैमिली में देखा है जिसमें इसी तरह माँ एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में थी और बच्चे माँ को पिटता हुआ देखते थे बाप के हाथों और रोता धोता देखते थे, लेकिन वो एक तरह से बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करके उस घर में रह रही थी। उन बच्चों में डेवलपमेंटल डिलेज हैं, वो बच्चे बोलते नहीं हैं, रिक्लूसिव हैं, कॉन्फिडेंस लैक करते हैं। तो वो बच्चे बड़े तो हो गए उस माहौल में, लेकिन अब मुझे ये सारी चीजें इट हर्ट्स मी कि ऐसी शादी का क्या फायदा जिसमें आपने सारी जिंदगी अपने ऊपर इस तरह का तशद्दुद देखा है, लेकिन अब बच्चों का ये रिजल्ट हुआ है। तो आप ये किसी तरह से भी नॉर्मल माहौल नहीं है बच्चों के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट से, माइंडसेट से बाहर आना चाहिए कि आप कोई कुर्बानी दे रहे हैं और इस कुर्बानी का कोई बहुत बड़ा फायदा है। इसका इसका कोई फायदा नहीं है। इसकी बजाय अगर ये खातून डिवोर्स ले लेती और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती दोनों के दरमियान, माँ बाप के दरमियान, कि हमने अपने बच्चों को मिलके रेज करना है, तो ये हर एक के लिए, हर शख्स इस बंधन से आजाद होता और किसी पे भी इमोशनल बर्डन ना होता इस चीज का। जी। ये वैसा ही है जैसे डॉक्टर मदीहा के फॉर एग्जांपल बहुत ब्राइट गर्ल है, फॉर एग्जांपल कोई एमबीबीएस कर रहा है या एमबीबीएस कर चुकी है, डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है और वो काफ़ी एजुकेटेड गर्ल है और उस ऐसे रिलेशनशिप में आ गई है और 20-25 साल वो झेलती रहती है और अपना सारा करियर खराब, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी लाइफ वो जी सकती थी, अच्छी हैप्पी लाइफ जी सकती थी। तो उस पर उसने क्या किया ऐसी चीज़ों में कि वो सारा 15-20 साल इसी चीज़ में घुलती रही, अपने आप को भी तबाह कर लिया और बच्चों का ये होता है कि आपने शादी तो बचा ली पर हैप्पी फैमिली तो नहीं दे पाए, वो तो कभी दे ही नहीं पाएँगे। अगर आप मजबूर वाली शादी कर रहे हैं तो आप हैप्पी फैमिली तो है ही नहीं है, वो तो श्योर ही है। तो उसमें बच्चों की परवरिश बिल्कुल सही रहेगी नहीं, जैसे आपने भी अभी कहा। तो फिर सोचना चाहिए सभी को, क्योंकि इतना ज़माना चेंज हो रहा है तो ये सोच धीरे-धीरे चेंज होगी मुझे लगता है। पर अभी भी मैं काफ़ी क्रिटिसिज़्म का सामना करती हूँ जब मैं ऐसे कोई बात कर लेती हूँ या बहुत सारी हमारे जो हैं व्यूअर्स हैं या दूसरे चैनल्स के भी व्यूअर्स हैं तो थोड़ा-सा मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की कोई अच्छी चीज़ है तो वो अपना लो। ज़रूरी नहीं है कि हमने उसी चीज़ में वो उसी ढकोसले में फँसे रहना है और ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर देनी है। वो भी तो कोई वे तो नहीं ना हुआ ज़िंदगी जीने का। बिल्कुल, मेरा ख़्याल है कि वेस्ट जो है हर चीज़ में आगे है। अगर आप उनकी टेक्नोलॉजी को फ़ॉलो करें तो कल्चर भी उनका बेटर है आपके कल्चर से। जो ये शेम का या इज़्ज़त का या हया का कल्चर है, ये कोई इतना अच्छा कल्चर नहीं है। आपको ये रिप्रेसिव कल्चर है। तो अगर जिस पे आप फ़ख्र महसूस करें, असल में आपके लिए नेगेटिव चीज़ें हैं, आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है। इस तरह से वो कहते हैं कि वेस्ट में डिवोर्सेस ज़्यादा हो रही हैं, तो डिवोर्सेस ज़्यादा होना बल्कि बेटर है, बजाय ये कि जिस तरह की शादियाँ आपने बचपन में आपने की हुई हैं और उनमें आप गुज़ारा कर रहे हैं सिसक-सिसक के। दोनों में से कोई भी खुश नहीं है, लेकिन लोग लोग क्या कहेंगे, इस खौफ से आप सिर्फ साथ रह रहे हैं, लोगों की वजह से, अपनी ज़ात की हैप्पीनेस की वजह से नहीं। तो मेरा ख़्याल है कि रीथिंक करने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ जो मैं सब लड़कियों को एडवाइस करती हूँ कि आप शादी की जाते ही बच्चे पैदा मत करें। 2-3 साल किसी शख्स के जी, साथ रहकर देखें कि आप दोनों कंपैटिबल हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप उस स्टेज पे किसी को छोड़ेंगे 3 साल के बाद बच्चे ना, तो तब ईज़ियर है आपके लिए मूव ऑन होना, बजाय कि आप 2-3 बच्चे पैदा कर लें और उसके बाद आप छोड़ें किसी शख्स को। तो ये मैं और बच्चे भी 1 या 2 उससे ज़्यादा मत करें, क्योंकि आपके ऊपर ही बर्डन होगा। बच्चों को क्वालिटी टाइम दें, क्वालिटी लाइफ दें।
2 बच्चों से ज़्यादा तो मेरा ख़्याल है कि किसी भी कपल को नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी इतना ही आप दे सकते हैं। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे, उतने ही आप इन्वेस्टेड हो जाएँगे और उतना ही आप अपने आप को, अपनी ज़ात को टाइम नहीं दे पाएँगे। जी, अभी 1-2 क्वेश्चन है, हमारे पीआर हैं, काफ़ी अच्छे व्यूअर हैं हमारे। अ, वो काफ़ी हैप्पी नहीं है इस डिस्कशन से। वो लिख रहे हैं, हेलो डॉक्टर मदीहा, ये झगड़े तो वेस्टर्न देशों में भी होते हैं और तभी डिप्रेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, डिवोर्स ज़्यादा होते हैं। पहले ज़माने में सब ठीक था। डिप्रेशन एक नई बीमारी है जो 1918 के बाद आई है। और आगे लिखते हैं, कई लोगों में ज़्यादा है। पर्सनल हैप्पीनेस कुछ नहीं होता। मेंटल वेल-बीइंग मैटर करता है। लव हो चाहे अरेंज मैरिज हो, खुशी अंदर ही है। मुझे कोई वेस्टर्न लाइफ़स्टाइल अच्छी नहीं लगती। सॉरी, लाइफ इज़ मिसलीडिंग, सो सॉरी, आई एम लीविंग। अच्छा, मतलब आई नो कि वो कैसे सोच रहे हैं। वो भी अपने तरह से अपने जगह पे जो जैसा सोच रहे हैं, पीआर आप सोच रहे हैं, ठीक है। क्या कहेंगी अब इस पे आप? हाँ, मैं ये कहूँगी कि जो डायग्नोसिस है 1918 में ही कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले लोग डायग्नोज नहीं होते थे। आप देखें कि मेंटल हेल्थ के अराउंड अभी भी स्टिग्मा है। डिप्रेशन हमेशा से एग्जिस्ट करती आई है, इट वाज नॉट डायग्नोज्ड इन पीपल। उसके बाद डायग्नोज भी हो जाती थी तो लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं है इसके बारे में। तो ये तो हार्मोनल इम्बैलेंस है, केमिकल इम्बैलेंस है, और ये आप ये नहीं कह सकते कि एक नई चीज़ है। सारी बीमारियाँ ह्यूमंस में हैं, एग्जिस्ट करती रही हैं, जब से ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती रही है। और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी स्टैंड पॉइंट से ये हमारी अडेप्टेशन है, डिप्रेशन और एंजाइटी, क्योंकि ये हमारा एक कोपिंग मैकेनिज्म है। तो आप ये नहीं कह सकते कि डिप्रेशन एक नई बीमारी है। दिस हैज ऑलवेज एग्जिस्टेड एज अ एंड इट्स प्रूवन फ्रॉम एवोल्यूशनरी बायोलॉजी स्टैंड पॉइंट। हमारा कोपिंग मैकेनिज्म है किसी भी लॉस से या सदमे से कोप करने के लिए। तो अगर इसकी डायग्नोसिस अब हुई है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस अब आ रही है, अब लोग अपने आप को खुद कहते हैं कि मे बी आई एम डिप्रेस्ड, मे बी आई हैव एंजाइटी, और पहले इसके बारे में बात नहीं होती थी और अभी भी जैसे देख रहे हैं कि स्टिग्मा है इसके अराउंड। पहले ज़माने की एग्जांपल दे रहे हैं कि पहले ज़माने में ये होता था, ठीक है, लेकिन ज़माना बहुत बदल गया है। अब इंटरनेट आ गया है, अब सोशल मीडिया आ गया है, अब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं लोगों के पास, अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। तो आप पिछले ज़माने को हर वक्त नॉस्टैल्जिक रहने की बजाय, हर वक्त पिछले ज़माने को रोमांटिसाइज करने की बजाय एक्सेप्ट करें कि टाइम्स हैव चेंज्ड। अगर आप अपने थिंकिंग को अपग्रेड नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी आप लोगों के लिए इरेलेवेंट हो जाएंगे। जो नई जनरेशन है वो आपको अपनी कॉन्वर्सेशन में इंक्लूड नहीं करेगी। तो आपको चाहिए कि आप एक्सेप्ट करें, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अगर आप देखें तो हिंदी सिनेमा में कितना इन्फ्लुएंस है। अब वो हिंदी मूवीज का जो कल्चर था 80s में या 70s में जो आपको नजर आता था, वो कल्चर भी अब चेंज हो गया है। तो इससे अंदाजा होता है कि दिस चेंज इज हैपनिंग एवरीवेयर। अगर आप डिनाइल में होंगे तो दैट इज योर चॉइस, लेकिन पर्सनल वेलबींग, पर्सनल हैप्पीनेस के स्टैंडर्ड्स चेंज हो रहे हैं। और आप देखेंगे कि डिवोर्स रेट इज गोइंग हायर इन पाकिस्तान एंड इंडिया, एंड द रीजन इज कि लोगों में पर्सनल हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट आ चुका है। लड़कियां इंडिपेंडेंट हो रही हैं, लड़कियां काम कर रही हैं, और लोग प्रेफर करते हैं कि एक अनहैप्पी मैरिज की बजाय दे दे स्टे हैप्पी एंड नॉट बीइंग मैरिड और बीइंग सिंगल और बीइंग डिवोर्स। तो ये ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं करना, दैट इज अप टू यू, बट हमारी या आपकी कोई परवाह नहीं करेगा, वक्त आगे ही चलता जाएगा। तो इट्स बेटर कि हम वी मेक पीस विद इट। बिल्कुल। आगे लिख रहे हैं वो, ब्रेकिंग ऑफ जॉइंट फैमिलीज रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। जॉइंट फैमिली में जहाँ बच्चे किसी ना किसी बड़े से जुड़े होते हैं, बातचीत होती है, शेयरिंग होता है, न्यूट्रल फैमिलीज में प्रॉब्लम होती है। ये तो फिर रूट कॉज तो है ही है। अगर आप क्या कहते हैं, जॉइंट फैमिलीज का नहीं इतना बचा नहीं है, स्कोप नहीं है, क्योंकि हर कोई अपनी आज़ादी, अपनी प्राइवेसी चाहता है। वो रिस्पेक्ट तो करना चाहते हैं, निभाना तो चाहते हैं पेरेंट्स के साथ, वो प्यार भी, इज्जत भी। अगर मैं कहूँ आज के ज़माने में, अगर मैं दोनों ही चीज़ों को देख रही हूँ, जहाँ चाहे वो बच्चे इंडिया के हों, चाहे वो वेस्टर्न हमारे इंडियन, जैसे इंडिया या पाकिस्तान में जो हम लोग आए हैं,
वो पेरेंट्स के साथ प्यार भी बहुत निभाना चाहते हैं, रिश्ता भी निभाना चाहते हैं, इज्जत भी बहुत करना चाहते हैं, रिस्पेक्ट बहुत देना चाहते हैं, बट वो प्राइवेसी भी चाहते हैं। तो जी। उसमें से आपको क्या चुनना है? आपको जी, उसमें आपको बच्चे का प्यार और या अपना जो उसका साथ रिलेशन है वो चुनेंगे या नहीं? हम लोग गालियाँ निकालते रहते हैं पर तुम रहो यहाँ पर, मतलब फिर वो ऐसा वो बन नहीं पाता है। इनका एज ग्रुप क्या है पीआर का, अगर ये माइंड? अम, अम, जी, मोर देन 50 है। मोर जी, देन 50? तो देखें पीआर, जो आजकल के बच्चे हैं वो ऑन बोर्ड नहीं है जॉइंट फैमिली सिस्टम से। तो ये थिंकिंग जो है ये मे बी आपको अपने लिए ठीक लगती होगी, लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको ये अपने जहन में रखना है कि जो रूल्स आपने अपने ऊपर अप्लाई किए थे, आप नेक्स्ट जनरेशन को फोर्स नहीं कर सकते हैं। दे आर फ्री टू चूज व्हाट दे वांट। जॉइंट फैमिली सिस्टम पे हमने शायद पिछली स्ट्रीम में आपके साथ मेरी बात हुई थी कि कितना जी, बर्डन एक शख्स पे पड़ सकता है या एक कपल पे पड़ सकता है जो ज्यादा अर्निंग कर रहा होगा, ज्यादा पैसे बना रहा होगा। जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगर 2 या 3 भाई हैं तो सारा बर्डन उस पे होगा और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, एक खिचड़ी पड़ी रहेगी, खवातीन में खिचखिच होगी काम के मामले में। और ये मर्दों के लिए मे बी इट वर्क्स आउट परफेक्टली फाइन, लेकिन हम खवातीन जो है इस तरह के जॉइंट फैमिली सिस्टम में ज्यादा तौर पर खुश नहीं होती हैं। तो आप सिर्फ अपना एस्पेक्ट देख रहे हैं, आप दूसरों को रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि जॉइंट फैमिली में और भी लोग हैं एंड एवरीबडी हैज टू बी ऑन बोर्ड फॉर इट। सिर्फ आपकी ख्वाहिश पे बाकी लोग अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं। आपको देखना है कि एवरीबडी हैप्पी इन दैट जॉइंट फैमिली? इफ नॉट देन दैट इज नॉट फॉर एवरीबडी। सो हर फैमिली के लिए जॉइंट फैमिली नहीं है। कुछ फैमिलीज हैं जो जिनमें बहुत प्यार मोहब्बत होता है और ऐसे कोई इश्यूज नहीं होते, मे बी इट इज फॉर देम, बट यू कैन अप्लाई वन रूल टू एवरीबडी। सो ये भी एक रेडिकल सी सोच है कि आप अपनी थिंकिंग को जनरलाइज करें पूरी सोसाइटी पे। तो आपको हमेशा रूम देना है दूसरों को भी अपनी ओपिनियन का। जी, बिल्कुल। जी, और क्या मेरे ख्याल से यही इसका जो सॉल्यूशन है या इन सारे जो हालात हैं उसमें यही है निकलता है कि औरतों को और ज़्यादा जो भी इंडिया पाकिस्तान में है, यहाँ वेस्टर्न्स में तो सभी औरतें किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं, तो सभी लोगों को बच्चों को एजुकेशन और सेल्फ डिपेंडेंट होना औरतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर वो अपनी ज़िंदगी में अच्छे-अच्छे फैसले करना चाहती हैं। नहीं तो फिर वही किसी बोझ के तले फैमिली बोझ समझेगी, वो खुद को क्या समझेंगी या क्या होगा, फिर वो सारा कुछ बढ़ जाता है। एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि जब आप इंडिपेंडेंट होती हैं ख़वातीन, जब आप अपना काम करती हैं, तो आपका फ़ोकस जो है अपने हस्बैंड से शिफ्ट होके अपने करियर पे और दूसरी चीज़ों पे हो जाता है और आपको महसूस होता है कि आप भी इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन हैं वो ऑब्सेस्ड हो जाती हैं अपने हस्बैंड के बारे में, हस्बैंड की हर चीज़ पे नज़र रख रही हैं, कब आ रहा है, कब जा रहा है। उनकी सारी ज़िंदगी उसी चीज़ पे रिवॉल्व करती है और फिर हर बात पे झगड़ा। जब आपका ज़हन बिज़ी होगा आपके किसी काम में, तो आप अपने आप को अकम्प्लिश्ड फ़ील करेंगे कि आप भी यू आर ऑल्सो नीडेड इन द सोसाइटी, आप भी इम्पोर्टेंट हैं। और इसकी वजह से कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्फिडेंस इज़ ब्यूटीफुल, यू नो, फॉर वुमेन कॉन्फिडेंस इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। और जब भी कोई शख्स किसी एक लाइन में होता है, that person is the most attractive when somebody is doing something, they're working, they have a goal, they have a career, that is very attractive to men. तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अट्रैक्टिव होगा, आपको खुद से महसूस होगा कि आप बर्डन नहीं है किसी पे और आप इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव थिंग फॉर योर पार्टनर टू। तो ये चीज़ आपके रिलेशनशिप को हेल्प करेगी कि जब आपका फोकस सिर्फ एक शख्स नहीं होगा, आपकी और भी चीज़ें आपके फोकस में होंगी। और स्टडीज़ इस चीज़ को प्रूव करती हैं कि जो कपल्स हैं उसमें जब उनका हस्बैंड या वाइफ कोई अपने
कुछ अपने करियर के मुतालिक कुछ कर रहे हैं, तो दे फाइंड इट वेरी अट्रैक्टिव कि दे एग्जिस्ट बियॉन्ड देम एंड दैट इज अट्रैक्टिव। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी 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 जी। गुलनाज लिख रही हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, पीआर टेक्स्ट बुक की अच्छा वो किसी एग्जाम्पल के साथ जोड़ने लग गई हैं हमारे पीआर पर। खैर कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि हर एक बंदे को, इंडिविजुअल को, चाहे वो मेल है फीमेल है, एक लाइन सेट कर लेनी चाहिए दिमाग में। जैसे फॉर मी, अगर मैं कहूँ मेरे हस्बैंड ने किसी और के बारे में सोच ही लिया तो दैट इज मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं तो छोड़ दूंगी, मेरे लिए वही एक्सिट पॉइंट आ जाता है। हर एक बंदे का डिफरेंट डिफरेंट होता है और वो मुझे लगता है कि हर औरत हर मर्द को सेट कर लेना चाहिए और उसके बाद का